हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स पीडिया के पेज में। आज का जो सेशन है, हम लोग इस सेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज नथिंग बट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अलग से इस वीडियो में क्यों कहा जा रहा है, क्या चीज है, इसी के ऊपर आज का ये सेशन है। सो बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर हम लोग बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस शब्द से ही पता चलता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अर्थात या मीनिंग क्या हो सकता है। प्राइस यानी कि जो प्राइस कंज्यूमर्स फेस करता है एंड दैट इज बीइंग चार्ज बाय द प्रोड्यूसर्स। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना। यही एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करे तो उस सिचुएशन को हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। इसका मतलब इफ अ बायर चार्जेस सेम कंज्यूमर जो है वो सेम है, सो चार्जेस द सेम कंज्यूमर फॉर सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नथिंग बट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब ये हम लोग रियलिटी के साथ किस तरीके से मिलता जुलता है, क्या इसका एप्लीकेशन है इन रियलिटी, और जो इम्पोर्टेंट चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि अंडर विच सिचुएशन दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से ऐसे कंडीशन होने के वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये हमारे आज के क्लास का मेन मुद्दा है। तो डेफिनेशन हम लोग हो चुका है, वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कहा जा रहा है कि सभी कंज्यूमर्स को सभी चीजों के लिए अगर हम लोग डिफरेंट चार्ज करने लग गए तो उसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। तो अभी जो प्रोड्यूसर है, जो चार्ज करने वाला है द डिफरेंट कंज्यूमर्स, यहाँ पे सेम कंज्यूमर्स हम लोग अगर ना कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर सेम रहे तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के वजह से हम लोग, ये जो मैंने यहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स कहा है, दिस थिंग्स इज अ सिचुएशन। अब मैं कह रही हूं कि अगर हम लोग डिफरेंट कंज्यूमर्स की बात करते हैं, जो यही सेम प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे, तो ये जो डेटा कलेक्शन है कि ये एक कंज्यूमर है, इसको इस तरीके का गुड चाहिए, ये दूसरे तरीके का कंज्यूमर है, इसको ये चीज चाहिए, सो ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करना फॉर अ प्रोड्यूसर बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है टू डू इन अ रियल लाइफ, एंड इसके साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। इसीलिए प्रोफेसर स्टिग्लिट्ज ने कहा है, जी स्टिग्लर ने कहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इकोनॉमी में तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर the prices that are being charged by producers are not exactly proportional to the marginal cost of the commodity। मतलब तो जिस स्टिग्लर ने ये कहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे, तभी हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो फिर मैंने क्या कहा कि हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जा रहा है ना। तो इसका अंदरूनी मतलब ये बैठता है कि
जो प्रोडक्ट्स है या जो कमोडिटीज है वो अपने आप में ही थोड़ा थोड़ा भिन्न है. दैट मीन्स दे आर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, and that gives the edge to the producers to charge different prices for the same product from the consumers. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी क्या कहा कि slightly different products, different या various products. तो स्लिगर्स ने ये भी कहा है कि ये जो हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट इनकर किया जाता है और जो हम लोग प्राइसेस चार्ज करेंगे इन हर एक प्रोडक्ट्स के लिए, इन दोनों का भी डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस चार्ज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी प्रोपोर्शनेट टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन देम. ठीक है, तो ये होता है कि स्लिगर्स ने क्या कहा, और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल एंड डेफिनेशन फॉर दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी रेडी हो जाता है, जहां पे ये कहा गया है कि प्राइस शुड नॉट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही विस्तार तरीके से. अब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Now I will be focusing on the types of price discrimination. पहला होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो फर्स्ट डिग्री में कहा जाता है इसको कि ये भैया सबसे परफेक्ट तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. दैट मीन्स इससे ज्यादा परफेक्ट तरीके से कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. सो पहला पॉइंट यहां पे हम लोग नोट कर सकते हैं दैट इट इज द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो ये जो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब क्या है और ये किसके द्वारा सबसे ज्यादा यूज अप किया जाता है. तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से एक मोनोपोलिस्ट ही अप्लाई कर सकता है इन हिज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. और ये जो शब्द परफेक्ट है, इस परफेक्ट का मतलब ये है कि हर एक मोनोपोलिस्ट अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम ईच कंज्यूमर ऐसा प्राइस चार्ज करेगा जो उसके विलिंगनेस टू पे के साथ इक्वेट होता है. दैट मीन्स द प्राइस दैट विल बी चार्ज बाय द मोनोपोलिस्ट विल बी इक्वल टू हिज विलिंगनेस टू पे. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जब मोनोपोलिस्ट प्राइस चार्ज करता है विच इज इक्वल टू द विलिंगनेस टू पे ऑफ द कंज्यूमर, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टीमेटली तो क्या बचता है, देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट टू दी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो कंज्यूमरों के पास किसी भी तरीके का सरप्लस नहीं रहता है. अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझेंगे. दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी. ओके, एंड इसको मान लेते हैं हमारा डिमांड कर्व, या जिसको हम लोग मोनोपोलिस्ट है तो हम लोग AR कर्व भी कह सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस किस तरीके से प्राइस चार्ज किया जाता है. अगर ये हमारा पहला यूनिट है, फिर ये दूसरा यूनिट है, अब ये तीसरा यूनिट है, और इस तरीके से हम लोग अगर आगे बढ़ते रहे तो हम लोग देख सकते हैं 4, 5 और 6. यहाँ पे भी लिख सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6. तो यहाँ पे देखिए हर एक बॉक्स, दैट मीन्स अगर हम लोग ये सिर्फ 0-1 का गैप ले ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे द प्रोड्यूसर इज चार्जिंग द कंज्यूमर अ प्राइस विच इज P6 and it is the highest amount of price that is the consumer is willing to pay.
तो इसीलिए मैंने कहा है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस उतना ही चार्ज करता है जितना विलिंगनेस टू पे है ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे नो कंज्यूमर सरप्लस इज लेफ्ट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोनोपोलिस्ट किस तरीके से प्राइस को चार्ज करता है और किस तरीके से वो विलिंगनेस टू पे पर ही चार्ज कर सकता है। तो इसका जो तोड़ है कि मोनोपोलिस्ट एक बार्गेनिंग प्रोसेस फॉलो करता है एंड दैट बार्गेनिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑल और नथिंग बार्गेनिंग प्रोसेस। तो यहां पे मोनोपोलिस्ट जो बार्गेनिंग प्रोसेस लेता है दैट इज ऑल और नथिंग बार्गेनिंग प्रोसेस। ये चीज ये मोनोपोलिस्ट फॉलो करता है कि या तो सब या तो कुछ नहीं। इसका मतलब है कि मोनोपोलिस्ट हर एक कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे उसको जानना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू डू दिस परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मोनोपोलिस्ट को इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अबाउट द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। और जब उसको विलिंगनेस टू पे पता चल जाता है फिर वो कंज्यूमर्स को फोर्स करता है, लिटरली फोर्स करता है या थ्रेट भी कर सकता है कि अगर कंज्यूमर ने विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं पे किया तो उसे वो प्रोडक्ट या कमोडिटी बेचा ही नहीं जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे ऑल और नथिंग बार्गेनिंग पॉलिसी जो है वो फॉलो किया जाता है बाय द मोनोपोलिस्ट। और इसी के चलते हम लोग देख सकते हैं कि अल्टीमेटली देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट फॉर द कंज्यूमर्स। अब देखिए ये मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा है कि कंज्यूमर्स का जो सारा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी विलिंगनेस टू पे या कितना मैक्सिमम प्राइस जब कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव इट फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ये इंफॉर्मेशन मोनोपोलिस्ट के पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इन रियल लाइफ क्या ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि एक मोनोपोलिस्ट के पास ये सारे इंफॉर्मेशन रहे कि उसके सारे कंज्यूमर्स का कितना और क्या क्या विलिंगनेस टू पे है? द आंसर इज नो। सो इसी के चलते द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट रेडिली और वेरी मच कॉमन इन रियल लाइफ। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नॉट वेरी कॉमन इन रियल लाइफ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट इज आवर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको ये चीज याद रखना है कि किस तरीके से याद रखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कहा कि मैंने एक स्टोरी के फॉर्मेट में कहा है कि मोनोपोलिस्ट है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है और वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग इसी तरीके से छोटे छोटे स्टोरीज को फॉर्म कर लेते हैं इन योर ओन स्टडिंग पैटर्न तो आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा और एग्जाम के पहले भी शायद आप लोगों को उतना ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े जितना आप लोग शायद अभी ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कहा जाता है कि अगर बायर्स ऐसा प्राइस चार्ज करेगा जो हर एक कंज्यूमर के ग्रुप्स के लिए डिफरेंट हो तो उस चीज को हम लोग सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर different subgroups
कंज्यूमर। तो अगर ये चीज होता है कि डिफरेंट प्राइसेस फॉर द डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स, देन हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको भी हम लोग अगर डायग्राम के साथ समझे तो कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया हमारा प्राइस, एंड लेट दिस बी द डिमांड कर्व। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि यहां पे सब ग्रुप्स में कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है, राइट। तो मान लेते हैं ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। दैट मीन्स 0 to A इज ग्रुप A to B इज ग्रुप B एंड B to C इज ग्रुप C। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्राइस चार्ज करना है। तो किस तरीके से चार्ज करेंगे? ये हो गया ग्रुप A के लिए प्राइस, लेट्स से P1। फिर इस चीज के लिए प्राइस चार्ज करेंगे P2 और P3। तो ठीक है, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों ग्रुप्स में हम लोग फोकस करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 to A यहां पे काफी सारे कंज्यूमर्स हैं, विच इज ऑफकोर्स मोर देन 1। तो यहां पे देखिए ये जो A नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये जो 8th पोजीशन में जो कंज्यूमर बैठा हुआ है, इसका विलिंगनेस टू पे तो इतना है, ठीक है। ये लास्ट कंज्यूमर ऑफ एवरी ग्रुप इज पेइंग हिज विलिंगनेस टू पे। मगर इसके जो पहला वाला इंसान है, लेट्स से दिस इज A1, तो इसका तो विलिंगनेस टू पे ज्यादा है एंड ही इज पेइंग लेसर देन दैट। सिमिलरली अगर A2 को भी हम लोग ले लेते हैं तो A2 में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका विलिंगनेस टू पे A1 से भी हायर है। एज वी आर मूविंग टू द लेफ्ट, ये भी अपने विलिंगनेस से कम पे कर रहा है, एंड सिमिलरली फॉर द अदर ग्रुप्स एज वेल। तो यहां पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिग्री एंड द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दैट कि यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा रह जाता है, विच इज नॉट कंप्लीटली टेकन अवे बाय द प्रोड्यूसर एज व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि सम कंज्यूमर surplus is left, it is not taken up completely, क्योंकि यहाँ पे exactly willingness to pay के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे स्लैब अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं स्लैबिंग प्राइसिंग यहाँ पे हो रहा है अंडर द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ मूविंग टू दी third type of price discrimination, that is the third degree price discrimination। तो यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे भी प्राइसेस तो डिफरेंट ही चार्ज कर रहा है, दैट इज वाई द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। मगर यहाँ पे किस तरीके से चार्ज करना है, यहाँ पे कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर डिमांड कंडीशंस। So here also the consumers are divided, but according to their demand conditions। यानी कि किस तरीके से कंज्यूमर्स का डिमांड चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग कंज्यूमर्स का प्राइस चार्ज करेंगे। और यहाँ पे जो डिवाइड जो मैंने कहा है, इसमें कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे या तो फिर 2 या मोर देन 2 कंज्यूमर्स रह जाते हैं। मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हर एक ग्रुप में रहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड कंडीशंस के ऊपर बेस करता है। तो देखिए ये जो कंडीशन है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम लोग कॉमन लाइफ में थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो तो चांसेस ज्यादा है कि हम लोग थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं इन द रियल लाइफ। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है ये आ जाता है कि कॉमन
अप्लाई इन रियलिटी। थर्ड डिग्री को अगर बताना चाहे तो हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में देखिए जो ऐसा करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं बिटवीन दी होम कंट्री एंड दी फॉरेन कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को शायद थोड़ा सा भी हो तो कम चार्ज किया जाएगा, रादर देन उन सब कंपनियों को जो एफडीआई से आते हैं या तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो हमारे देश में बैठ के काम कर रहे हैं, उनसे शायद थोड़ा सा भी हो तो ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा रादर देन दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से जितना प्राइस चार्ज किया जाएगा। सो दिस एग्जाम्पल यू कैन टेक इट अप अंडर दिस थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ यहां पे हम लोगों ने कहा था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तक ठीक है, डेफिनेशन वी हैव डन, द टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वी हैव डन। तो यहां पे जो मेन मुद्दा जो मैंने कहा था कि कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है इन रियलिटी, ये हम लोग यहां पे आज सीखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो देर आर टू फंडामेंटल कंडीशंस जिसकी वजह से परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है या पॉसिबल है। टू फंडामेंटल कंडीशंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। पहला कंडीशन ये है कि ये कहा जाता है जो गुड्स है या जो कमोडिटीज है वो ऐसे कमोडिटीज होने चाहिए जो आसानी से या अन्य परिस्थितियों में भी कभी भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसफर ना किया जा सके। दैट मीन्स कमोडिटीज विच विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मार्केट टू द अदर। अंडर दैट कंडीशन दिस perfect price discrimination will take place. Not just the perfect price discrimination but the price discrimination. So number one condition क्या कहता है कि commodities need not to be transferred from वन मार्केट टू अनदर। दैट मीन्स इजीली कभी भी कंज्यूमर्स या तो फिर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बायर है या बायर के पर्सपेक्टिव से ना कह के सेलर के पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो आप लोगों को समझने में ज्यादा सुविधा होगा। तो अगर जो सेलर है वो ऐसे कमोडिटीज का व्यापार या एक्सचेंज में रहे जो वो डिफरेंट मार्केट्स में बेच तो रहा है मगर वो दोनों ही मार्केट में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लें कि सपोज देयर इज अ मार्केट, वन इज अ चीपर मार्केट एंड वन इज अ रिलेटिवली डियरर मार्केट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेलर है वो अपने कमोडिटीज को, जो कमोडिटी या जो प्रोडक्ट वो चीपर मार्केट में बेच रहा है वो कभी भी उन प्रोडक्ट्स को डियरर मार्केट में नहीं बेच सकता। दैट इज द कंडीशन फॉर दिस फर्स्ट फंडामेंटल कंडीशन ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू टेक प्लेस। अब ये कंडीशन ब्रेक कब होगा, देखिए नेक्स्ट, व्हेन इट विल ब्रेक। मान लेते हैं कि एक बायर है, ठीक है, और ये बायर सेलर से चीपर मार्केट से एक प्रोडक्ट खरीदता है और वो चीपर मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा हुआ डियरर मार्केट में जाके बेचता है। अब ये हो गया हमारा जो चीपर मार्केट में जो बायर था,
और यही चीपर मार्केट वाला बायर डियरर मार्केट में जाके सेलर बन रहा है। और जो डियरर मार्केट में एग्जिस्टिंग बायर्स है ऑफ द ओरिजिनल सेलर, तो वो लोग भी हमेशा जो चीपर मार्केट से बायर आया है, जो डियरर मार्केट में सेलर बन चुका है, उससे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी कि मैं कह रही हूं देयर इज अ चीपर मार्केट एंड देयर इज अ डियरर मार्केट। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल बायर है, ओरिजिनल सेलर मान लेते हैं, बायर को बाद में आते हैं, पहले ओरिजिनल सेलर है। तो ये दो प्रोडक्ट यहां पे और यहां पे बेच रहा है। अब ये जो चीपर मार्केट है, यहां से एक बायर ही बाइज अ प्रोडक्ट और ये बायर जाके डियरर मार्केट में ट्राइज टू सेल। ठीक है, तो ये जो डियरर मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है वो अभी ये नए बायर से खरीदेंगे एंड नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल बायर। तो जो डियरर मार्केट के कंज्यूमर्स है वो लोग ओरिजिनल बायर से और नहीं खरीदेंगे, सिर्फ और सिर्फ नए बायर से, नए सेलर से खरीदेंगे, क्योंकि अभी ये जो नया सेलर है ये कहां से खरीद रहा है? फ्रॉम द चीपर मार्केट। तो अगर ये चीज टेक प्लेस करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि एक चीपर मार्केट था, चीपर मार्केट से एक बायर ने चीज खरीदा और वो सेलर बन के डियरर मार्केट में बेच रहा है द सेम प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। और अगर ये हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल कंडीशन टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू होल्ड। ठीक है, अब दूसरे मामले में बढ़ते हैं। द सेकेंड कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन ये कहता है कि फिर से हम लोग अपने एग्जाम्पल में चले जाएंगे। दैट इज द चीपर मार्केट एंड अनदर वन इज द डियरर मार्केट। सेकेंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि डियरर मार्केट में जो बायर है ये कभी भी चीपर मार्केट में नहीं आएगा टू बाय द कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस। यानी कि डियरर मार्केट का जो बायर है वो कभी भी चीपर मार्केट में आके लोअर प्राइस में कमोडिटी नहीं खरीदेगा। यही कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कह सकते हैं, तो अभी देखिए तो दो फंडामेंटल कंडीशन क्या हो गए? दो फंडामेंटल कंडीशन को अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि देयर इज नो या नीदर यूनिट ऑफ गुड नॉर यूनिट ऑफ डिमांड to be transferred from one market to another। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, ना ही गुड या ना ही डिमांड कभी भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यही दो फंडामेंटल कंडीशंस है इन ऑर्डर टू दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू हैपन। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है उसको ये चीज मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो गुड है या कमोडिटी है उसमें एक स्लाइड सा वेरिएशन एग्जिस्ट करे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू होल्ड खत्म होता है।
अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा टिप मैं ये देना चाहती हूँ इन दिस वीडियो कि अंडर विच मार्केट कंडीशन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैपन। तो पहला बात करते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग देख सकते हैं इट विच इज वेरी मच कॉमन ऑल्सो कि परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द परफेक्ट कंपटीशन टू हैपन? मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, नो बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशंस है इसकी वजह से ही यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास सपोज k नंबर ऑफ सेलर्स है, कोई भी n नंबर ऑफ बायर्स है, ठीक है, और अगर ये k-1th सेलर is trying to sell the same commodity at a higher price, अगर ये k-1 सेलर सेम कमोडिटी को थोड़े से हायर प्राइस में अगर बेचना चाहे तो क्या ये बायर्स इसके पास से कभी भी खरीदेंगे? द आंसर इज नो। तो ये लोग कभी भी ये k-1 सेलर के पास नहीं जाएंगे, रेस्ट जितने भी सेलर्स हैं उनके पास जाके वो लोग खरीद लेंगे चीज। सो नेचुरली डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन है जब हम लोग कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है विद अ स्लाइट मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन क्या है? अगर सारे फार्म्स या सारे सेलर्स कंबाइन और जॉइन टू फॉर्म एन अग्रीमेंट कि कितना सा प्राइस चार्ज करेंगे फॉर एवरी कमोडिटी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दैट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पॉसिबल है अगर हम लोग सारे फार्म्स या सेलर्स को कंबाइन करते हैं टू, या तो फिर ज्वाइन करते हैं टू एन एग्रीमेंट जहां पे वो लोग डिसाइड करेंगे कितना सा प्राइस वो लोग चार्ज कर सकते हैं फॉर एवरी कमोडिटी। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स है या टू एन रनिंग डाउन टू अ सिंगल अग्रीमेंट, ये चीज होने की वजह से, ये कॉम्बिनेशन या ज्वाइनिंग ऑफ द फर्म्स होने की वजह से इट हैज ऑलरेडी ड्रॉप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देयरफॉर हम लोग ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मार्केट कंडीशन एंड दैट इज नथिंग बट द मोनोपोली। मोनोपोली में देखिए क्या होता है। मोनोपोली क्या चीज है? सिर्फ एक ही सेलर है, काफी सारे बायर्स है। तो मोनोपोली में डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन है। सो degree of price discrimination is equivalent to the degree of imperfection in the market, ठीक है। तो यहां पे देखिए, मोनोपोली हमेशा ही उसके पास चूंकि पावर रहता है ना, कि कितना सा प्राइस चार्ज कर सकते हैं फॉर एवरी कमोडिटी। तो ये चीज इसके पास पावर होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा इजी भी है, क्योंकि इसके अलावा तो मार्केट में कोई है नहीं। तो ये जो भी कहेगा या जैसे भी करेगा उसी हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल हैपन। तो हम लोग इसी के साथ कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली या अन्य तरीके के मार्केट इम्परफेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस, रादर देन द परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी कर ले
तो वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो पा रहा है। सो इसी के साथ इस सेशन में आपसे अलविदा लेती हूँ और आशा करते हैं कि आपको इसमें सभी कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो बिना झिझके आप लोग प्लीज हमें बताइए कि आप लोगों को स्पेसिफिकली कहाँ और किस तरीके का डाउट हो। हम लोग की टीम आपके लिए हमेशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।